हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके इंग्लिश के एक जो चैप्टर है वो है भोली। और मैंने उसका एक पीडीएफ डाउनलोड किया और उसी को फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आप लोगों को एक इसका सार बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही सभी उसे भोली सिंपल कहकर पुकारते थे। वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। जब वह 10 महीने की थी तो वह अपने सिर पर खाट से गिर गई थी और शायद इससे उसके दिमाग का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। यही कारण है कि एक पिछड़ी हुई बच्ची बनी रही और उसे भोली सिंपलटन के नाम से जाना जाने लगा। जन्म के समय बच्चा बहुत गोरा और सुंदर था, लेकिन वह 2 साल की थी तब उन्हें चेचक का दौरा पड़ा। केवल आंखें बच गई, लेकिन गहरे काले धब्बे से पूरा शरीर अस्थायी रूप से विकृत हो गया। नन्ही सुलेखा 5 साल की उम्र तक बोल नहीं पाती थी और आखिर में जब उसने बोलना सीखा तो हकलाने लगी। दूसरे बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल करते थे। नतीजतन वह बहुत कम बात करती थी। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां, और उसमें से सबसे छोटा भोली था। यह एक संपन्न किसान का घर था और खाने पीने के लिए बहुत कुछ था। भोली को छोड़कर सभी बच्चे स्वस्थ और मजबूत थे। बेटों को स्कूल में और बाद में कॉलेजों में पढ़ाने के लिए शहर भेजा गया था। बेटियां में सबसे बड़ी राधा की शादी हो चुकी थी। दूसरी बेटी मंगला की शादी भी तय हो चुकी थी, और जब वह हो जाता तो रामलाल तीसरी चंपा के बारे में सोचता। वे सुंदर स्वस्थ लड़की थी और उनके लिए दूल्हा ढूंढना मुश्किल नहीं था, लेकिन रामलाल को भोली की चिंता थी। उसके पास न तो केवल अच्छा रूप था और न ही बुद्धि। ठीक है। जब मंगला की शादी हुई तब भोली 7 साल के थे। उसी वर्ष उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया। उसका उद्घाटन समारोह करने के लिए तहसीलदार साहब पहुंचे। उन्होंने रामलाल से कहा, राजस्व अधिकारी के रूप में आप गांव में सरकार के प्रतिनिधि हैं, इसलिए आपको गांव वाले के लिए एक मिसाल कायम करना चाहिए। तुम्हें अपने बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से परामर्श किया तो वह रो पड़ी और बोली, क्या तुम पागल हो? अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो उससे शादी कौन करेगा? लेकिन रामलाल में तहसीलदार की अवज्ञा करने का साहस नहीं था। अंत में उसकी पत्नी ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। भोली को स्कूल भेजो। वैसे भी उसके बदसूरत चेहरा और समझ की कमी के कारण उसकी शादी होने की बहुत कम संभावना है। स्कूलों के शिक्षकों को उसकी चिंता करने दें। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़कर कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूँगा। भोली डर गया, उसने नहीं किया। ठीक है। और ये देखिए, भोली आपकी स्कूल जा रही है, ये जो हाथ पकड़े हुए हैं। जानिए कैसा था स्कूल। उसे याद आ गया कि कैसे कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से निकालकर बेच दिया गया था। मतलब जैसे उनके पिताजी ने उनका हाथ पकड़ा तो उन्हें याद क्या आ गया कि उनकी जो एक लक्ष्मी गाय थी, बूढ़ी गाय, उन्हें बाहर निकालकर बेच दिया गया। और उसे भी ऐसा ही लग रहा था कि मुझे भी कहीं उसी तरह बाहर निकाल के बेच नहीं दिया जाए। और वो नहीं नहीं कहते रह गई और दहशत में चिल्लाई और अपने पिता की पकड़ से हाथ अपना खींच लिया। तुम्हारे साथ क्या बात है मूर्ख? रामलाल चिल्लाया। मैं तुम्हें केवल स्कूल जा रहा हूँ। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, आज उसे कुछ अच्छे कपड़े पहनने दो, नहीं तो शिक्षक और अन्य स्कूली छात्रा उसे देखकर हमारे बारे में क्या सोचेंगे। भोली के लिए कभी नए कपड़े बने ही नहीं। उसकी बहन के पुराने कपड़े उसे सौंपे गए। किसी ने उसके कपड़े ठीक करने या धोने की परवाह नहीं की, लेकिन आज वह भाग्यशाली थी कि उससे एक साफ़ सुथरा पोशाक मिली जो कई धोने के बाद सिकुड़ गई थी और अब चंपा फिट नहीं हुई। ठीक है। यहाँ तक कि उसे नहलाया गया और उसे सूखे और उलझे बालों में तेल मल दिया गया। तभी उसे विश्वास होने लगा कि उसके घर से बेहतर जगह पर ले जाया जा रहा है। जब वो स्कूल पहुँचे तो बच्चे पहले से ही अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल ने अपनी बेटी को प्रधानाध्यापिका को सौंप दिया। अकेले रह गई बेचारी लड़की ने भय भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। कई कमरे थे और प्रत्येक कमरे में उसके जैसी लड़कियां चटाई पर बैठी थी, किताबों से भर रही थी या स्लेट पर लिखी थी। प्रधानाध्यापिका ने भोली को एक कक्षा के कोने में बैठने को कहा। भोली को नहीं पता था कि वास्तव में एक स्कूल कैसा है और वहाँ क्या होता है, लेकिन वह वहाँ अपनी उम्र की लगभग इतनी सारी लड़कियों को पाकर खुश थी।
उसे उम्मीद थी कि इसमें से कोई एक लड़की उसकी दोस्त बन जाएगी। क्लास में मौजूद लेडी टीचर उनसे कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने दीवार पर लगे चित्र को देखा। रंगों ने उसे मोहित कर दिया। घोड़ा उसी घोड़े की तरह भूरा था जिस तरह तहसीलदार उसके गांव पर दौड़ा करने आता था। वह बकरा अपने पड़ोसी के बकरे के समान काला था। तोता हरा था, तोते की तरह जिसे उसे आम के बाग में देखा था, और गाय उनके लक्ष्मी के समान थी। और अचानक भोली ने देखा कि शिक्षक उसके बगल में खड़े हैं और मुस्कुरा रही है। मतलब कि वो स्कूल जाने के बाद उसके स्कूल में जो चित्र लगे हुए रहते हैं, अक्सर प्ले स्कूल में या किसी भी छोटे क्लास में LKG UKG में जो चित्र लगे हुए रहते हैं ज़्यादातर गाय के, घोड़े के, बकरे के, तो उसको देख करके मंत्रमुग्ध हो गई और उन्हें वो अच्छा लगा। और फिर उसके बगल में उसकी अध्यापिका आई और देखी कि बाद में वो हंस रही है। और फिर उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तो वो भो इससे आगे और नहीं हकला सकती थी। फिर वह रोने लगी और असहाय बाढ़ में उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर नीचे रखा। जब वह अपने कोने में बैठी थी तो उन लड़कियों को देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी जिन्हें वह जानती थी। अभी भी वह हंस रही थी। जब स्कूल की घंटी बजी तो सारी लड़कियां कक्षा से बाहर निकली, लेकिन भोली ने अपना कोना छोड़ने की हिम्मत नहीं की। उसका सिर अभी भी नीचे था। वह सिसक रही थी। भोली, शिक्षक की आवाज़ कितनी कोमल और सुखदायक थी। अपने पूरे जीवन में उसे कभी इस तरह नहीं बुलाया गया था। यह उसे दिल को छू गया। मतलब कहने का है कि उसके घर में सब उसे ज़ोर से बुलाते थे, कोई मतलब उतना उसे वैल्यू नहीं देते थे, क्योंकि वो मानसिक रूप से कमज़ोर थी, मतलब मेंटल थी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसे गलत निगाहों से देखोगे, उसके साथ भी वो भी आदमी है, तो अच्छा बर्ताव कीजिए। और फिर उठो, शिक्षक ने कहा। यह कोई आदेश नहीं था बल्कि एक दोस्ताना सुझाव था। भोली उठा। अब मुझे अपना नाम बता। उसके पूरे शरीर पर पसीना निकल आया। क्या उसकी हकलाने वाली जीभ फिर से उसे बदनाम करेगी? हालांकि इस तरह की महिला के लिए उसने एक प्रयास करने का फैसला किया है। उसकी इतनी सुखदायक आवाज़ थी, वह उस पर नहीं हंसेगी। भो 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 वह हकलाने लगी। अच्छा किया, अच्छा किया। शिक्षक ने उसे प्रोत्साहन किया। चलो अभी पूरा नाम बता। फिर अंत में वो बोली भोली। अंत में वह यह कह पाई कि राहत महसूस की, मानो कोई बड़ी उपलब्धि हो। बहुत अच्छा। शिक्षक ने उसे प्यार से थपथपाया और कहा, अपने दिल से डर निकाल दो और तुम हर किसी की तरह बोल सकती हो। भोली ने ऊपर देखा जैसे पूछ रहा हो, सच में? हाँ हाँ, यह बहुत आसान होगा। तुम बस रोज़ स्कूल आते रहो। क्या आप आएंगे? भोली ने नहीं नहीं जोर से कहो। ये हाँ हाँ। और भोली खुद चकित थी कि वह ऐसा कह पाई। मतलब कि पूछी कि क्या आप डेली स्कूल आओगे? तो वो मतलब कैसे उससे निकल गया वो उसे भी पता नहीं था। फिर उसने कहा, मैंने आपको बताया नहीं, यह किताब ले लो। पुस्तक सुंदर चित्रों से भरी हुई थी और चित्र रंगीन थे। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ और लक्ष्मी की तरह एक गाय। और हर तस्वीर के साथ बड़े अक्षर काले में एक शब्द लिखा हुआ था। 1 महीने में आप इस किताब को पढ़ सकेंगे, तब मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगा, फिर उससे भी बड़ी किताब। समय के साथ आप गांव के किसी और से ज़्यादा सीखे होंगे। फिर कोई आप पर कभी नहीं हंस पाएगा। लोग आपकी बात से सम्मान से सुनेंगे और आप जरा भी हकलाए बिना बोल पाएंगे। समझना, अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी लौटा। भोली को लगा जैसे अचानक गांव के मंदिर की सभी घंटियां बज रही हो और स्कूल घर के सामने के पेड़ बड़े लाल फूलों में खिल गए हो। उसका दिल एक नई आशा और एक नए जीवन के साथ धड़क रहा था। इस प्रकार साल बीत गए। गांव का एक छोटा शहर बन गया। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, सिविलाइजेशन हुआ और छोटा प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल बन गया। अब एक टीन शेड के नीचे एक सिनेमाघर और एक सूती जिनिंग मिल था। उनके रेलवे स्टेशन पर मेल ट्रेन रुकने लगी। एक रात खाना खाने के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, तो क्या मैं विशंबर के प्रस्ताव को स्वीकार करें? हाँ ज़रूर, उसकी पत्नी ने कहा। भोली भाग्यशाली होगा कि उसे इतना अच्छा दूल्हा मिलेगा। एक बड़ी दुकान, अपना एक घर और बैंक में मुझे कई हजार सुनाई देते हैं। इसके अलावा वह दहेज नहीं मांग रहा है। यह सही है, लेकिन वह इतना छोटा नहीं है। आप जानते हैं मेरा उम्र लगभग उतनी ही है और वह भी लंगड़ाता है। इसके अलावा उसकी पहली पत्नी के बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि भोली का जिसके साथ विवाह होने जाने वाला था, उसकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। ठीक है, अब तो क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, 35 या 50। यह एक आदमी के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं है। हम भाग्यशाली हैं कि वह दूसरे गांव से, और उसके निशान और उसकी समझ की कमी के बारे में पता नहीं
ठीक है। यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तो वह जीवन भर अविवाहित रह सकती है। हाँ, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि भोली क्या कहेगा, वह ज्ञानी क्या कहेगा। वह एक गूंगी गाय की तरह है। हो सकता है आप सही कह रहे हो, रामलाल बुदबुदाया। आंगन के दूसरे कोने में भोली अपने माता पिता की फुसफुसाहट की बातचीत सुनकर अपनी खाट पर लेट गए। विशंबरनाथ एक अच्छा खासा पांसारी था। वह शादी के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की एक बड़ी पार्टी लेकर आया था। एक भारतीय फिल्म की लोकप्रिय धुन बजते हुए एक ब्रास बैंड जुलूस का नेतृत्व कर रहा था, जिसमें दूल्हा एक सजाए हुए घोड़े की सवारी कर रहा था। ऐसा वैभव देखकर रामलाल बहुत प्रसन्न था। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनकी चौथी बेटी इतनी भव्य शादी होगी। इस अवसर पर आई भोली की बड़ी बहन उसकी किस्मत से जलती थी। जब शुभ मुहूर्त आया तो पुजारी ने कहा, दुल्हन ला। लाल रेशमी दुल्हन की पोशाक पहले भोली को पवित्र अग्नि के पास दुल्हन के घर ले जाया गया। दुल्हन को माला पहनाने के लिए कहा गया और उसके मित्र ने विशंबरनाथ को प्रेरित किया। दूल्हे ने पीले गेंदे के माले उठाई। एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट वापस खिसका दिया। विशंबर ने एक त्वरित नज़र डाली। माला उनके हाथ में ही बंधी रह गई। दुल्हन ने धीरे से अपने चेहरे पर से पर्दा हटा लिया। क्या तुमने उसे देखा? विशंबर ने अपने बगल वाले दोस्त से कहा। उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं। तो क्या तुम जवान भी नहीं हो? शायद, लेकिन अगर मुझसे इसे शादी करनी है तो उसके पिता को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। लाला ने जाकर अपनी पगड़ी, अपनी शान विशंबर के पास रख दी, पैर के पास रख दी। मुझे इतना अपमानित मत कर, 2,000 रुपये ले लो। नहीं, 5,000 हम वापस चले जाते हैं। अपनी बेटी को रखो, थोड़ा विचारशील बनो कृपया। अगर तुम वापस जाओगे तो मैं गांव में कभी नहीं मुंह दिखा पाऊंगा। फिर 5,000 के साथ। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। रामलाल अंदर गया, तिजोरी खोली और नोटों की गिनती की। उसने गठरी की दूल्हे के चरणों में रख दिया। विशंबर के लालची चेहरे पर विजयी मुस्कान दिखाई दी। वह था जुआ खेला और जीता। मुझे माला दो, उसने घोषणा की। एक बार फिर दूल्हे के चेहरे पर से पर्दा हट गया, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीची नहीं थी। वह ऊपर की ओर देख रही थी, सीधे अपने भावी पति को देख रही थी, और उनकी आंखों में न तो क्रोध था और न ही घृणा, केवल ठंडी अवमानना थी। विशंबर ने माला उठाकर दुल्हन के गले में डाल दी, लेकिन इससे पहले वह ऐसा कर पाता, भोली का हाथ बिजली की लकीर की तरह निकला और माला आग में झोंक दी। वह उठी और घूंघट फेंक दी। पिताजी, भोली ने स्पष्ट तेज आवाज में कहा, और उसके पिता, माता, बहनें, भाई, संबंधी और पड़ोसी उससे बात सुनकर जरा भी अगलाने के बिना चौंक गए। पिताजी, अपने पैसे वापस लो। मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगा। आप देख सकते हैं, ये भोली है, ये उसके पिताजी हैं, और ये विशंबर है। रामलाल साम गया। मेहमान फुसफुसाते हुए कहने लगे, बेशर्म, इतना बदसूरत और इतना बेशर्म। भोली, क्या तुम पागल हो? रामलाल चिल्लाया। आप अपने परिवार को बदनाम करना चाहते हैं? हमारी इज्जत का कुछ सम्मान करो। भोली ने कहा, तुम्हारी इज्जत के लिए मैं इस लंगड़े बूढ़े से शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन मेरे पास अपने पति के रूप में इतनी मतलबी, लालची और घृणित कायर नहीं होगा। मैं नहीं करूँगा। क्या बेशर्म लड़की। हम सभी ने सोचा कि यह हारिनहित गूंगी गाय थी। भोली बूढ़ी औरत पर हिंसक रूप से पलट गई। हाँ मौसी, तुम सही कह रही हो। आप सभी ने सोचा कि मैं एक गूंगी गाय थी, इसलिए तुम मुझे इस हृदयहीन प्राणी के हवाले करना चाहती थी। लेकिन अब गूंगी गाय हकलाने वाला मूर्ख बोल रहा है। क्या आप और सुनना चाहते हैं? किराना व्यापारी विशंबरनाथ अपनी पार्टी के साथ वापस जाने लगा। भ्रमित बैंडमैन ने सोचा कि यह समारोह का अंत है और एक समापन गीत मारा। रामलाल जड़ से जमीन पर खड़ा हो गया। उसका सिर दुख और लज्जा के भार से झुक गया। पवित्र अग्नि की लपटें धीरे धीरे बुझ गई। सब जा चुके थे। रामलाल भोले की ओर मुड़े और बोले, लेकिन तुम्हारा क्या? तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। हम तुम्हारा क्या करेंगे? और सुलेखा ने शांत और स्थिर स्वर में कहा, आप चिंता न करें पिताजी, तुम्हारे बुढ़ापे में मैं तुम्हारी और माँ की सेवा करूँगा और उसी स्कूल में पढ़ाऊँगा जहाँ मैंने कुछ बहुत सीखा है। यह क्या सही नहीं है मैडम? शिक्षक एक कोने में खड़े होकर नाटक देख रही थी। हाँ भोली, बिल्कुल, उसने जवाब दिया, और उसकी मुस्कुराती आंखों में एक गहरी संतुष्टि की रोशनी थी जो एक कलाकार अपनी उत्कृष्ट कृति के पूरा होने पर विचार करते हुए महसूस करता है। और आपका यही एक भोली नाम का चैप्टर था। तो यह भोली चैप्टर समाप्त हो चुका है और आते हैं हम लोग अगले चैप्टर में।